क्या कारण है पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है और कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनका का सहारा ढूंढना पड़ा, वो नहीं मिल पा रहा है। हमारे डॉक्टर आरिफ यादव जी हमारी मंडल इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। इनको अपनी ड्यूटी फिट करनी है, किसी भी तरह से करनी है। एक तरफ कुछ लोग इनको यहाँ तक कहते हैं कि ये भारी विदेशी है, यूरेशियन लोग हैं, और वो हिंदू बन गए हैं और अब हिंदू बनना चाहते हैं। और हमें लगता है दबा के इनके विचारों को से रखा जाएगा। ऐसे मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए और 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर आप आर्थिक फिलोसफी कह लो, सामाजिक फिलोसफी बहुत धन्यवाद। ये सारी एक ही दृष्टिकोण है। तो यही समस्या है। जो धार्मिकता जो इन्होंने फैला रखी है उससे नहीं सफलता नहीं है। हाँ मैम। तो आज हम देख रहे हैं पॉलिटिकली तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सोशली हमें काफ़ी लोग उसी फिलोसफी को मानने वाले हैं। कहीं ना कहीं उस फिलोसफी के साथ थोड़ी सी क्या कहेंगे उसको भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और उस भावनाओं की जुड़ी होने की वजह से एक अल्टीमेट जो लड़ाई होती है आमने सामने की जो लड़ाई, वो लड़ाई नहीं बन पा रही है। और ये इसमें क्योंकि सामाजिक विषय और धार्मिक विषय ऐसे होते हैं कि आदमी में जल्दी परिवर्तन नहीं होता। सर मैंने देखा है कि जनता जान चुकी है, जनता समझ चुकी है, क्योंकि उन लोगों में जिनकी आप बात कर रहे हैं और अपने लोगों में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है सर, वो भी छल कपट कर रहे हैं। तो आज जो मंच से जो नेता चिल्ला रहे हैं सेल्फ अपने काम के लिए, तो सर वो उनमें कहीं अंतर नजर नहीं आ रहा है। तो जनता जान चुकी है। जो हम देख रहे हैं कि जनता जान चुकी है, वो हमारा सीमित दृष्टिकोण है। हम ये इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो इसके अंदर आप देखिए कि कितने आदमी लोग आए जी। इसके अंदर आप महिलाओं की और बच्चों की बिल्कुल इसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं देखेंगे, गिने चुने देखेंगे जिनको आप गिन सकते हैं। तो आप यदि इनको निकाल देंगे तो आप देखेंगे कि जितने बुजुर्ग लोग हैं और जितने थोड़े से यंग लोग हैं वही सिर्फ जान पाएंगे। तो बाकी आपका परिवार के अंदर देखेंगे तो आपके यदि 4 का परिवार है तो 4 में से 1 आदमी इसको बात को जान रहा है और बाकी 3 आदमी नहीं जान रहे हैं। तो जब 1 आदमी जान रहा है, 3 आदमी नहीं जान रहे हैं, तो उस 1 आदमी की जब परिवार में नहीं चलती है, तो जब तक परिवार में नहीं चलती है तो देश में तो कहाँ तक चलेगी। नहीं सर, आप ये देख रहे हैं ना, आप लोग मन से चिल्लाते हैं। जिस समय बाबा साहब ने 1956 में दीक्षा ली थी, 10 लाख से लोग ज़्यादा थे उस ग्राउंड के अंदर, और उन 10 लाख लोगों ने क्या काम करा, लोगों को जागरूक करने का काम किया, क्या किया। और वो जिस समय RSS बनी थी उस समय मात्र से 7 लोग थे, उन 7 लोगों ने पूरे विश्व पर कब्जा कर लिया। 7 लोग थे, लेकिन वो 7 लोग ऐसे थे जिनके 70 लोग जिनकी बात सुनने वाले थे जी। और ये 10 लाख लोग जो थे, इनको 10 लोग भी सुनने वाले नहीं थे। जो मैं अभी आपको कह रहा था कि ये जो 10 लाख बने थे, इनका जो 10 करोड़ का समाज जो था, तो 10 करोड़ का समाज ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। जब तो सबसे पहले तो इनको अपनी एक्सेप्टेंस बनानी पड़ी जी। लेकिन वो जिन 7 लोगों की बात कर रहे हो, वो 70 लोगों के तो नाम रखने वाले वही थे जी। तो ये इसमें बहुत फर्क पड़ता है। तो एक आदमी के पास तो आदमी जाता है कि भाई आप मुझे गाइड करो, और एक आदमी खुद चल के जाता है कि मैं आपको गाइड करने आऊँगा। तो जो गाइड करने जाएगा तो उसके लिए तो दरवाजे बंद मिलेंगे ना जी। तो जो 10 लाख लोग थे उनके लिए तो बाकी लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए थे कि आपने तो हमारे धर्म को छोड़ दिया है, हमारे को त्याग कर दिया है,
तो आप तो बाहर के लोग हो गए। तो जब बाहर के लोग तो घर में जाने की दिक्कत है, कहीं ना कहीं ये था, एक कारण तो ये भी रहा है। दूसरा मैं मानता हूँ कि हमारी जो 10 लाख लोग थे उनकी माली हालत ठीक नहीं थी, और जब रिजर्वेशन मिला तो माली हालत ठीक लगी उनको। तो उनको जब ठीक लगा उनको माली हालत, तो उन्होंने लगा कि हमारे बच्चों की भी माली हालत ठीक कर लेनी चाहिए। तो उनको ज़्यादा जो अपना वक्त था उन्होंने अपने माली हालत ठीक करने के लिए और बच्चों की माली हालत ठीक करने के लिए, जिसको कैरियर बिल्डिंग कहते हैं आजकल की भाषा में, तो कैरियर बिल्डिंग के अंदर लग गए हैं। तो कैरियर बिल्डिंग के चक्कर के अंदर ये अभी। अच्छा सर, आपको नहीं लगता है कि जब बाबा साहब का नाम लेते हैं, गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं, अब इन लोगों को बाबा साहब का और गौतम बुद्ध का नाम लेना बंद कर देना चाहिए ना सर? इन पढ़े लिखे लोगों ने सारा कुछ लुटवा दिया सर, ना आपके पास नौकरी बची है, ना आपके पास शिक्षा बची है, और बाबा साहब का नाम मंच से चिल्ला चिल्ला के लेंगे। बाबा साहब अपने साथ क्या लेके गए? सब यहीं छोड़ के गए ना सर। तो आप यदि मान लो अपने 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 जो अपने समाज के पुरोधा जो ले थे, महानायक जो थे, यदि महानायकों को अपने सामने रख के उनकी बात करने के लिए उनके कदमों पे चलने का प्रयास नहीं करेंगे, उनके चलने की बात नहीं करेंगे, तो हम किसकी बात करेंगे? आप यदि ये कहें नहीं सर, आप इसको टॉपिक को घुमा दिया है आपने। वो तो काम करेंगे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं ना सर। आरक्षण का फायदा किसने लिया? पढ़े लिखे लोगों ने लिया ना, और फिर वो अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं। जो गरीब गुरबा बच्चे हैं सर, उन्हें तो आरक्षण का फायदा मिला ही नहीं। एक सिद्धांत की बात होती है, प्रैक्टिकल की बात होती है। अब प्रैक्टिकल के अंदर उनको किसी को गरीब को ये तो नहीं कहा ना कि गरीब को नहीं मिलेगा। हमने कोई रेस्ट्रिक्शन तो लगाई सर, गरीब लोगों को आगे बढ़ने कहाँ दिया सर आप लोगों ने? किसने रोका है? सभी ने रोका है भाई। जिन लोगों की आस्था थी आप लोगों के अंदर, आपको अधिकारी बनाया, IPS PCS बनाया, क्या उन लोगों ने पीछे मुड़ के देखा कि हमारे बच्चों का क्या हाल है, हमारे परिवार के बच्चों का क्या हाल है, हमारे भाई के बच्चों का क्या हाल है? नहीं, ये प्रश्न गलत है आपका जो है जी, क्योंकि ये हमेशा जो है वो स्वार्थ रहता है। और ये जो एक स्टेज के अंदर आता है। अभी आप इसको मैं दूसरी तरह से आपको एक्सप्लेन करना नहीं सर, आप इस बात को तो मानेंगे ना सर, आपने भी BRS लिया ना, समाज के लिए लिया ना, क्योंकि मैं समाज को आगे बढ़ाऊंगा। आपने अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा, आपने अपनी मिसेज की तरफ नहीं देखा, तो आज भी तो आपको वो घर परिवार के लोग गलत निगाह से देखते हैं। नहीं, वो जिस दृष्टिकोण से देखते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा होगा। अभी मुझे पेंशन मिलती है और मेरा पेंशन से गुजारा होगा। हालांकि ये ठीक था कि मैंने जो है वो 2 लाख छोड़ के 30,000 के अंदर मैंने गुजारा किया, उसको एक्सेप्ट किया है, वो ठीक है। लेकिन वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। मैं इतना कमा के जो छोड़ के जाता तो उसका भी क्या फायदा होने वाला था, मैंने इसलिए छोड़ा है। तो उसको तो ये प्रश्न जो है अलग हो गया है। लेकिन आप देखेंगे कि एक परिस्थिति होती है, उस परिस्थितियों के लिए जो तैयार होता है, जो व्यक्ति जो है उसको तैयार होना पड़ता है। जो एक आरक्षण की परिस्थितियाँ हैं, तो उन आरक्षण की परिस्थितियों के अंदर तो जो उनके परिस्थितियों को योग्य बन जाता है तो कर लेता है। तो उसके अंदर हमें ऐसा तो नहीं है किसी गरीब आदमी को हमने रोक दिया हो कि आप जो है पढ़ लिख कर और इसके कंपटीशन के अंदर शामिल नहीं होंगे। तो किसी गरीब को कंपटीशन के अंदर कम्पीट करने के लिए रोका नहीं है। तो यदि गरीब को हमने कम्पीट करने के लिए नहीं रोका है, इसका मतलब कोई पाबंदी लगी नहीं है। और आप पहले देखेंगे कि शुरू की पीढ़ी जो थी वो गरीब लोगों में से ही चुन के आई थी। गरीब लोगों ने मेहनत करी, उसके अंदर चुन के आई। बाकी जो कंपैरेटिव होता है, यदि आप इसके अंदर ये तो आपका प्रश्न इस तरह से हो गया, ये ब्राह्मणिकल सिस्टम का प्रश्न है कि जो जिसके दांत हैं उसको चने मत दो और जिसके दांत नहीं है उसको चने दे दो। तो ये जो गरीबों को लाने की और कहने कि हम लोगों ने रोक दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। ये प्रश्न जो है वो ठीक नहीं है। नहीं सर, आप ये बताइएगा, जिनसे हमारी लड़ाई है और वो लोग आपको जो राशन पानी दे रहे हैं, 5-5 किलो राशन दे रहे हैं और सुविधाएं दे रहे हैं, तो आप लोगों को समझा तो नहीं पा रहे ना सर? 5 किलो अनाज से क्या काम बनेगा सर? वही पढ़े लिखे की बात आती है ना सर। हाँ, समझा नहीं पा रहे हैं तो समझा कहाँ नहीं समझा। हमारे पास जैसे साधन है उस साधनों से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो पुरानी परेशानी है, जो कालांतर की जो है, जो हमारे पास सारा मीडिया उनके पास है, तो उन मीडिया के मुकाबले में हमारा मीडिया कमज़ोर पड़ जाता है। तो उस कमजोरी के कारण जो वो ज़्यादा समझा पाते हैं, हम कम समझा पाते हैं। तो ये जो डेविएशन है ये तो है ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, लेकिन इसका कारण ये तो नहीं हम अपने प्रयास छोड़ देंगे इसके। लेकिन सर बात बढ़िया है, सही कही है आपने सर। जो आपको नहीं दिखा रहे हैं, आपने मीडिया की बात कही, और सबसे ज़्यादा जो नहीं दिखा रहे उसी मीडिया को देखते हैं। भाई पैसा आपका खर्च हो रहा है, समय आपका खर्च हो रहा है, लेकिन आपके मतलब की बातें दिखाते नहीं हैं। तो उस पर तो आपको बैन लगाना चाहिए ना सर। बैन लगाने की ताकत का निर्माण करने के लिए तो ये सब प्रोग्राम होते हैं।
ये सब जो हमारी कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों के ऊपर ध्यान देकर और कमजोरियों के निराकरण के लिए ये सारे प्रोग्राम हम किए जाते हैं। समाज को जागरूक करने के लिए और खुद अपनी जागरूकता को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। तो सर क्या लगता है कि 2024 के अंदर कुछ फ़र्क पड़ेगा या चेंजिंग आएगी? 2024 की बात हमेशा ये पॉलिटिकल एरिया में की जा रही है। तो जहाँ तक सोशल बात है, सामाजिक एरिया के अंदर तो लगातार जो है वो बात चलती रही है। अभी जो एक समय था जब हिंदू शब्द जो है वो एक उसका हीनता का प्रतीक था। तो ब्राह्मण लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे। तो ब्राह्मण लोगों ने अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए अपने आप को एक मूवमेंट चलाई कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब तो ब्राह्मण जो है वो हिंदू बन गए हैं। तो ब्राह्मण जो है वो सबको हिंदू बनाना चाहते हैं। तो आज आप देखेंगे, आप जो है एक मूवमेंट चल रही है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। लेकिन सर फिर बात है ना, तो शब्दों की संधि तो आप लोगों ने करी है ना सर। आज मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि जाति जो है ब्राह्मणों ने बनाएंगे, पंडितों ने बनाएंगे। और फिर ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न का मतलब होता है शिक्षा देना, और आपने इसे बता दिया कि मारना पीटना। तो कह रहे ना सर। और फिर आपने शोर मचाया तो उन्होंने गीता प्रेस में जो ये एक श्लोक था तुलसी दुबे का, वो भी खत्म कर दिया। तारण का मतलब है शिक्षा लेना। ठीक है, शिक्षा दो, गाय को शिक्षा दो, भैंस को शिक्षा दो, ढोलक को शिक्षा दो, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ढोलक को शिक्षा दो, शूद्रों को शिक्षा दो, भैंस को शिक्षा दो, गाय को शिक्षा दो, बकरी को शिक्षा दो। ले जाओ उनको, खोलो उनके लिए मंदिर जो है वो स्कूल खोलो उनके लिए। यदि ताड़न का मतलब शिक्षा देना ही होता है तो सर आप उन्हें कहीं जीने भी नहीं दे रहे हैं। जब आपकी फेवर की बात करते हैं, जब वो मोहन भागवत जी ने कह दिया कि भाई जाति जो है पंडितों ने बनाई है। एक तो स्कूल कॉलेजेस के अंदर जाओ तो वहाँ पे देखते हैं कि वो कहते भी हाँ भी वो ताड़ना है, वहाँ भी ताड़ने का शब्द होता है, वहाँ भी एक ताड़ना चलता है कि इसको ताड़ो या उसको ताड़ो। तो सर आप बात भी नहीं मान रहे हैं, ताड़न का भी आप उल्टा सर ये देख रहे हो ना। जी ये सिर्फ इनसे ये अभी जालसाजी से इससे काम नहीं चलेगा। अभी समाज जो है वो पढ़ा लिखा हो गया है, और जो इन्होंने पुराना इतिहास जो लिखा है गोलमोल करके लिखा है, तो गोलमोल इतिहास भी सीधा किया जा रहा है। अभी अब मनमर्जी से इतिहास लिख दिया था, उससे काम नहीं चलेगा। अभी इतिहास जो है पूरा नए सिरे से नया इतिहास लिखा जाएगा, और यहाँ से जो बाहर के जो यहाँ का इतिहास इन्होंने रद्द कर दिया, तो नए सिरे से इतिहास उस तरह से लिखा जाएगा जिस तरह से यहाँ से लोग लिख के ले गए। यहाँ से जो फाइयान आया, बाहर से जो यात्री यहाँ पर आए या बाहर के जो लोग यहाँ पर आए, वो यहाँ का इतिहास अपने आप लिख के ले गए, और उस इतिहास के हिसाब से आज का जो इतिहास है वो लिखा जाएगा। ये आजकल जो कहते थे जो संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है, उसकी कलाई हो चुकी है। सर ये तो आप सही कह रहे हैं, इतिहास लिखा जाएगा। तो सर तो इतिहास लिख दिया, संविधान बना दिया ना, 2024 के बाद में लागू हो जाएगा, कर देंगे लागू वो लोग। अब यही तो चाह रहे हो ना। ऐसे थोड़ी मनमर्जी चल जाती है। अब ये जो शूद्र समाज है वो इतना बड़ा समाज है, उसको कैसे आप ये कर लोगे? अब यदि मान लो जैसे ये बात यदि हमने उठ गई यहाँ पर कि अंग्रेज बाहर के लोग हैं उनको बाहर निकालना है, और यदि शूद्रों ने ये ठान लिया कि जो बाहर के लोग हैं, यूरेशियन लोग हैं, और इनको बाहर भेजना है, और शूद्र इकट्ठे हो गए, तो ये क्या कहेंगे? यदि शूद्रों ने थूकना शुरू किया तो ये बह जाएंगे। आप ऐसा करने बैठे हैं तो आप ये देखेंगे कि झुग्गी भी जो है वो 10 लाख की हो जाती है, लेकिन उसको जो है वो कागजों के अंदर देखेंगे तो उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि आपकी जो झुग्गी है वो बनी हुई है अनअप्रूव्ड एरिया में बनी हुई है जी। तो आज के देश के अंदर उसकी कीमत कुछ भी नहीं है, उसकी कोई आती नहीं जाती है। तो वैसे ही आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर एक सर्कल रेट होता है, तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी होती है वो सर्कल रेट के हिसाब से रजिस्टर करते हैं जी। तो सर्कल रेट और जो एक्चुअल रेट है उसमें फ़र्क रहता है। तो वास्तविक जीडीपी क्या होती है? एक देश की जीडीपी के अंदर जितनी हमारी ट्रांजैक्शन होती है उनका जोड़ जीडीपी होता है। अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपको जो 1000 रुपये दे देता हूँ, तो मेरे अपनी जेब से 1000 रुपये आपको दिए तो जीडीपी के अंदर 1000 रुपये ऐड हो गया, क्योंकि 1000 रुपये की इनकम आपकी बढ़ गई। तो ये क्या है, एक सर्कुलेशन होता है, वही जीडीपी होता है। तो सर्कुलेशन आपका जो है यदि उसको मॉनेटरी टर्म्स के अंदर सारा का सारा सर्कुलेशन आपको उसको जोड़ लेते हैं तो आपकी जीडीपी बढ़ जाती है। अभी काला बाजारी की आप बात करो, काला बाजारी कम कर दो तो
कमजोर कर दो तो हाँ, कालाबाजारी को मैं कह रहा हूँ, कालाबाजारी को भी यदि GDP के अंदर जोड़ दिया जाए तो आपकी जो है लगभग 2 से 2.5 गुना तो एकदम से increase आती है। लेकिन सर सरकार तो कहती है जो काला धन जो विदेशों के अंदर जो जमा है हम उस काले धन को यहाँ ले आएंगे तो यहाँ जो अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। लेकिन देखा गया है कि 7.5 सालों के अंदर उससे दुगनी जो धनराशि है और रोकड़ है वो विदेशों में जमा है। हाँ, वो काला धन अभी क्या कह सकते हैं, सरकार तो कोई आंकड़े आजकल देती नहीं है। जो एक बार आंकड़े देने लगे थे तो उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। जो NSSO के डाटा थे, आपको याद होगा 2 साल पहले जो उन्होंने पब्लिश किया तो सरकार ने कहा नहीं डाटा ठीक नहीं है, वो डाटा गवर्नमेंट के फेवर के अंदर नहीं था, इसलिए उनको इसको रोक दिया। तो अभी जब ऐसी बात होती है, जो इंडिपेंडेंट संगठन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी होती है, वो कुछ अपने आंकड़े देती है और सरकार उसको रेख देती है, तो सरकार की जो मंशा है उसके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है ना। तो अभी जो भी आंकड़े आ रहे हैं उसके ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन सर एक चीज़ और देखा गया है, बड़ा ये साधारण मैं आपको बता रहा हूँ, जो पूंजीपति लोग हैं, जो मालदार लोग हैं सर, वो भी टैक्स दे रहे हैं और जिन लोगों को खाने के लिए नहीं है वो नमक तक पर टैक्स दे रहे हैं। तो मतलब इतना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। और जब रहने सहने की बात आएगी भाई पूंजीपति है और ये जो कमजोर आदमी है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है जी। आप ही कहते हैं कि जो है वो अमीर आदमी टैक्स दे रहा है। जी, मैं तो कहता हूँ अमीर आदमी तो टैक्स ले रहा है। हाँ, आप पता नहीं कैसे कहते हैं कि अमीर आदमी टैक्स दे रहा है, मुझे तो देता हुआ नजर नहीं आता। अमीर आदमी क्या करता है, अमीर आदमी की फैक्ट्रियाँ हैं, अमीर आदमी है वही सर्विस प्रोवाइडर है, अमीर आदमी है वही मैन्युफैक्चरर है, अमीर आदमी है वही सारी चीज़ें बेचने वाला है। जो सारी चीज़ें बेचने वाला है वो तो टैक्स देने वाला है। जब हम चीज़ें खरीदते हैं तो हम उसको टैक्स देते हैं ना जी, हम तो देते हैं उसको, वो कहाँ देने वाला है, वो तो कोई टैक्स नहीं देता, तो टैक्स लेने वाला है। आप बता दो कहाँ से टैक्स देता है, अमीर आदमी कैसे टैक्स देता है। लेकिन सर जो ये करोड़ों रुपया जो इन्वेस्ट किया जाता है और गरीबों के पास में अगर 10,000 रुपये आपके बैंक से लोन ले लिया तो आप लोग जो उसे बंद कर देते हैं, जेल में भिजवा देते हैं। लेकिन करोड़ों के घोटाले का आज तक कोई हिसाब ही नहीं दे पा रहा है। हाँ, क्योंकि हिसाब रखने वाले जो है वो भी वही हैं, घोटाला करने वाले भी वही हैं, एक ही लोग हैं जी। आप जो संसद के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो घोटाला करने वालों के रिश्तेदार वगैरह होंगे। भाई गरीब आदमी तो कोई घोटाले नहीं करता। आपकी संसद के अंदर 90-95% तो करोड़पति अरबपति बैठे हैं। जो करोड़पति अरबपति बैठे हैं वही बात घोटाला करने वाले भी हैं। अब उन्हीं का जो है 5,000 6,000 लाख करोड़ जो है, नहीं 5-6 लाख करोड़ जो है हर साल का जो उसका जो आप बात कर रहे थे माफ़ कर दिया जाता है, इतना पैसा माफ़ कर दिया जाता है। अब गरीब आदमी को तो नहीं पता, गरीब आदमी जो है वो 2 टाइम की रोटी के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। वो अभी मेहनत करके पेट भरे या वो जो है ये अपने सरकार के आंकड़े देके स्टडी करें। तो ये स्टडी करने वाले लोगों का मामला है कि समझाए। तो हमने तो 2 किताबें अभी लिखी है पिछले 2 साल के अंदर जी, हमने इसको प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझ में आ रही है बात। सब फिर वही बात आती है, 2.5 दिन के लिए MLA और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो वो आजीवन पेंशन के हकदार हो जाते हैं। और आप जैसे लोग 35-36 साल नौकरी करते हैं, जो सर्द हवाओं के अंदर नौकरी करते हैं, गर्मी के अंदर नौकरी करते हैं, मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, सब उनकी जो बेवाएँ ऐसी घूमती हैं, उनके बच्चों को पेंशन नहीं मिलती है। और 2.5 दिन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो सब 6 पेंशन है मेरी। ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल इसको क्या कहें, इसके लिए तो घटिया से घटिया शब्द भी इसके लिए जो घटिया रह जाता है। ये कहाँ की इंसानियत है, किसी तरह की इंसानियत नहीं है। और जो गरीब आदमी है, अभी एक गरीब देश है उसके अंदर जो है बड़ी तनख्वाहें लेना और बड़ी पेंशन लेना अपने आप में एक जो है अत्याचार है। आप जो एक तरफ तो है वो 5 किलो अनाज के अंदर जीने के लिए मजबूर है और दूसरी तरफ आप जो है 4 लाख रुपये की तनख्वाह, तो ये कोई इंसानियत की बात। सर सरकार से बात करते हैं तो वो सरकार ये कहती है पेंशन और पुरानी पेंशन नई पेंशन के बारे में बात करते हैं तो सरकार ये कहती है अगर हम ये पेंशन देंगे तो देश दिवालिया हो जाएगा, देश के बाद कुछ नहीं बचेगा। मतलब अपनी 6 पेंशन है और फौजियों को और कर्मचारी को पेंशन देने में दिवालिया हो जाएगा। हाँ, ये अजीबोगरीब बात होती है, क्या करें इसके लिए। ये नालायक लोग हैं, नालायक लोग जो है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.